हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आर द इक्वेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक इक्वेशन है जो हमें अधिकार देती है कि हम रिलेशन फाइंड करें किस किस के बीच, स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स और टू डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो कहाँ पर है, इन यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन। मतलब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक इक्वेशन है जो हमें अधिकार देती है कि हम रिलेशन फाइंड करें किस किस के बीच में, स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स और टू डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कहाँ पर है, यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन में। तो इसकी डेफिनेशन जो है आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे। Lorentz transformation are the equation which enable us to find the relation between the space and the time coordinates of an event in two different inertial frames of reference in uniform relative motion। इसका डायग्राम जो है मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं जो है दो इनर्शियल फ्रेम जो है कंसीडर करती हूँ। एक फ्रेम होती है मेरी एस, दूसरी फ्रेम होती है मेरी एस डैश। जो मेरी एस फ्रेम होती है उसमें मेरा ओरिजिन ओ होता है और जो हमारा स्पेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें मेरा पार्टिकल पी के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं एक्स वाई जेड। ओ और पी के बीच डिस्टेंस हमारा आर होता है एस फ्रेम में। फिर हम जो है एस डैश फ्रेम लेते हैं। एस डैश फ्रेम में मेरा ओरिजिन ओ डैश होता है। स्पेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मेरा पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश जेड डैश होते हैं। ओ डैश पी के बीच डिस्टेंस मेरा आर होता है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले मैंने कंसीडर किए टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश एज्यूमिंग एस टू बी एट रेस्ट व्हाइल एस डैश इज मूविंग विद द वेलोसिटी v with respect to s along positive direction of x axis as shown in figure। मतलब सबसे पहले मैंने कंसीडर की टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर मैंने एज्यूम किया कि जो मेरी एस फ्रेम थी वो जो है रेस्ट पे है, जो एस डैश फ्रेम थी वो मेरी एक्स के वेलोसिटी के साथ जो है एक्स एक्सिस में जो है मूव कर रही है। द टाइम इन बोथ द फ्रेम्स एस इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट। दोनों फ्रेम में जो टाइम है वो जो है हमारा इंस्टेंट से मेजर होगा। When the origin of S and S dash coincide and at this moment a signal of light is emitted from the common origin। जब हमारे दोनों फ्रेम्स के ओरिजिन कंसाइड होंगे तो उस टाइम मूवमेंट्स में जो हमारा सिग्नल होगा लाइट का एमिटेड होगा हमारा किसी कॉमन ओरिजिन पे, जहाँ पे मतलब कॉमन ओरिजिन आए। द सिग्नल ऑफ लाइट ट्रैवल्स एज स्पेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारा लाइट का सिग्नल है वो हमारा ट्रैवल करता है स्पेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और यहाँ पे बोला है मैंने पॉइंट पी ऑन द स्पेरिकल स्पेस इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ओरिजिन ऑफ फ्रेम एस एंड एट अ डिस्टेंस आर डैश फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फ्रेम एस डैश। मतलब जो हमारा एस फ्रेम में, मतलब हमारा एस फ्रेम में ओ और पी के बीच डिस्टेंस है आर, और एस डैश फ्रेम में हमारा एस ओ डैश और पी के बीच डिस्टेंस है आर डैश। फिर मैंने बोला कि नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सेकेंड पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ पे जाकर आप देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट सिग्नल्स इन बोथ फ्रेम्स इज सेम, सो आर एंड आर डैश will be different only if t and t dash the time taken by two signals are different। फिर हमारा जो है डिस्टेंस ट्रैवल होता है एस फ्रेम में कितना, r इज इक्वल टू सी टी। अगर मेरा r जो है सी टी है तो मेरा आर स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर। फिर मेरा डिस्टेंस ट्रैवल होगा एस डैश फ्रेम में। देखो पहले मेरा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ एस फ्रेम में तो मेरा आर था सी टी, फिर मेरा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ एस डैश फ्रेम में तो कितना, आर डैश इक्वल टू सी टी डैश। देखो डिस्टेंस जो है मेरा ओ से एस फ्रेम में ओ से पी तक हुआ और एस डैश फ्रेम में मेरा ओ डैश से पी तक हुआ डिस्टेंस ट्रैवल। अगर मेरा आर डैश जो है सी टी डैश है तो मेरा आर डैश स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। फिर मेरी स्पेरिकल वेव की इक्वेशन जो है, जब एस
फ्रेम के फ्रंट पे आती है तो मेरी इक्वेशन जो है कुछ इस प्रकार से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर इसमें मैं जो है आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करती हूँ जो मैंने आपको ऊपर बताई हुई थी। फिर मैं इसको जो है ये लेफ्ट हैंड साइड करती हूँ, तो राइट हैंड साइड में अगर हमारी कोई चीज़ पॉजिटिव होती है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाती है इक्वल टू 0। वैसे ही अगर लेफ्ट हैंड में कोई पॉजिटिव है तो सब जाकर राइट हैंड में वो नेगेटिव हो जाएगी। फिर मेरी स्फेरिकल वेव की इक्वेशन जो है एस डैश फ्रेम में एस डैश फ्रेम के फ्रंट पे होती है, तो मेरी इक्वेशन जो है कुछ इस प्रकार से आती है, एस डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू आर डैश स्क्वायर। यहाँ पे मैंने आर डैश स्क्वायर की वैल्यू पुट की हुई है जो मैंने ऊपर बताई हुई थी आपको। फिर यहाँ पे इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेगी इक्वल टू 0, जो मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। फिर मैं बोलती हूँ कि जो मेरी फ्रेम एस डैश फ्रेम है वो मेरी एक्स एक्सिस में मूव करती है। देखो ये जो मेरी एस डैश फ्रेम है ये मेरी जो है एक्स एक्सिस में एक्स डैश मतलब उसमें जो है मूव करती है। तो मेरा जो है y डैश जो है y हो जाएगा और z डैश जो है मेरा z हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को मैं पुट करती हूँ सेकंड इक्वेशन में। मेरी सेकंड इक्वेशन निकली थी x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर z डैश स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब y डैश और z डैश की जगह मेरा y और z आ जाएगा। फिर मैंने जो है इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई x डैश स्क्वायर प्लस वाई एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब वाई डैश और जेड डैश की जगह मेरा वाई और जेड पुट होगा। वो मेरी थर्ड इक्वेशन निकल गई। ड्यू टू होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा x और y है वो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, लीनियर फंक्शन है, वो हमारे लीनियर फंक्शन है x डैश और y डैश के। तो हमारी रिलेशन जो है कुछ इस प्रकार से आएगी, x डैश इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी, टी डैश इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन टी। ये इक्वेशन जो है आपको लर्न रखनी पड़ेगी कि जब हमारी एक्स डैश और वाई जो है लीनियर फंक्शन हो गए, एक्स डैश वाई डैश के जो हमारी रिलेशन निकलेगी वो कुछ इस प्रकार से निकलेगी। तो ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है और ये मेरी फिफ्थ इक्वेशन है। फिर जो मेरी एक्स डैश फ्रेम है वो वेलोसिटी v के साथ जो है एक्स एक्सिस में मूव करती है, तो मेरा जो एक्स डैश होता है वो 0 होता है और एक्स जो है मेरा vt होता है। इन वैल्यू को मैं पुट करती हूँ किसमें, फोर्थ इक्वेशन में। तो यहाँ पे मेरा एक्स डैश जो है 0 हो जाता है और एक्स में भी हमारी vt वैल्यू पुट होती है, यहाँ से मेरा t कॉमन निकलता है और मेरी इक्वेशन लास्ट में आ जाती है b इज इक्वल टू माइनस ए बी, जो मेरी सिक्स इक्वेशन बनती है। फिर मैं जो है x को 0 पुट करती हूँ फोर्थ और फिफ्थ दोनों इक्वेशन में। देखो जहाँ जहाँ पे मेरा x है वहाँ पे मेरा जो है 0 पुट हो जाएगा। तो मेरा जो इक्वेशन आती है वो आती है एक्स डैश इज इक्वल टू वी टी और टी डैश इज इक्वल टू एन टी। ये इक्वेशन जो मेरी सेवन्थ होगी और ये इक्वेशन मेरी एट्थ होगी। देखो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू और यहाँ पे भी एक्स वैल्यू की वैल्यू पुट की हुई है। ये दोनों फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन है जो सोल्व करने के बाद हमारी सेवन्थ और एट्थ इक्वेशन बनती है। फिर मैं जो है सेवन्थ और एट्थ इक्वेशन को डिवाइड करती हूँ, एक्स डैश अपॉन टी इक्वल टू बी अपॉन टी, मतलब इस और इस इक्वेशन को मैं जो है डिवाइड करूँगी। डिवाइड करने के बाद जो है मेरी इक्वेशन जो है कुछ इस प्रकार से आती है। मेरा आता है कि एक्स अपॉन टी इज इक्वल टू बी अपॉन एन, जो मेरी आती है नाइन्थ इक्वेशन। यहाँ पर जो है मेरा एक्स और टी डैश जो है स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स है। किसके हैं स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स? मेरे कोऑर्डिनेट ओ के, जिसके कारण जो है मेरा एक्स और टी डैश जो है एक्स और टी डैश जो है मेरा माइनस वी है। इसकी वैल्यू जो है मैं नाइन्थ में पुट करूँगी। जहाँ पे मेरा एक्स डैश और टी डैश है वहाँ पर जो है मैं माइनस वी जो है पुट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, एन को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो मेरा एम आ गया माइनस एन बी इक्वल टू बी। इसको जो है मैं बी इज इक्वल टू माइनस एन बी भी लिख सकती हूँ, जो मेरी आ गई टेंथ इक्वेशन। फिर मैं डिवाइड करती हूँ टेंथ इक्वेशन को, वो जो मेरी पीछे सिक्स इक्वेशन निकली थी वो निकली थी मेरी बी इज इक्वल टू माइनस एन बी, और जो है मेरी यहाँ पर मेरी निकली थी टेंथ इक्वेशन b इज इक्वल टू माइनस एन बी। मैं इनको डिवाइड करूँगी। डिवाइड करने के बाद जो है मेरी इक्वेशन आती है n इज इक्वल टू ए, मतलब n जो है मेरे a के बराबर है। फिर जो मेरा b है इज इक्वल टू माइनस एन बी, इसको जो है मैं पुट करती हूँ इक्वेशन फोर्थ जो है मेरी ये दी हुई है, इसमें मैं b की वैल्यू जो है पुट करती हूँ। अगर फिर मैंने इसमें b की वैल्यू पुट की और बोला b की वैल्यू पुट करने के बाद जो है b की जगह आ गया मेरा माइनस एन बी। मैंने बोला यहाँ पे ऊपर बताया गया था कि n मेरा a के बराबर है, तो n की जगह मैंने a पुट किया, वहाँ से मैंने जो है a कॉमन लिया, तो मेरी आ गई 11th इक्वेशन।
अब हमारे पास जो है पीछे दिया हुआ था कि n मेरा a के इक्वल है, उसको मैं पुट करती हूँ फिफ्थ इक्वेशन में। तो मेरी फिफ्थ इक्वेशन जो है हमने यहाँ पे पीछे निकाली हुई थी फिफ्थ इक्वेशन, वहाँ में मैं पुट कर देती हूँ n इज इक्वल टू a। वहाँ में मैंने पुट की तो मेरी जो इक्वेशन निकली वो मेरी आई 12th इक्वेशन। फिर मेरे पास जो है टी डैश और एक्स डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब उसको मैं पुट करती हूँ इक्वेशन थर्ड पे। ये है मेरी इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे मैं एक्स डैश और टी डैश की वैल्यू पुट करूँगी। फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पे देखो मेरा a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी होल स्क्वायर होता है मेरा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर दिया। तो उसके बाद जो है मैंने उसको पुट किया और उसको जो है मैंने सॉल्व किया। तो उसके बाद मेरी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है मेरी a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2mx ए टी इक्वल टू 0। उसके बाद जो है मैंने इसको जो है इंटू के अंदर जो है इसको मल्टीप्लाई की। तो मेरी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आती है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2vxt माइनस सी स्क्वायर 2maxat प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है मैंने इसको रीअरेंज किया यहाँ पे मैंने इसको। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, वो है मेरा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन है तो मैंने टी स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बचा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी। अब आप यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे माइनस कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर प्लस है। अब देखो आप इंटू के बाहर माइनस है, अगर जब आप इंटू से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो सोल्व आएगा आंसर वो मेरा यही बन जाएगा। इसलिए हम इक्वेशन बनाने के लिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया और यहाँ पे मैंने 2xt कॉमन लिया। उसके बाद जो है मैंने इसको अंदर जो इक्वेशंस मतलब वैल्यूज़ बची उनको लिख दिया। अगर मैं यहाँ की इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो फिर से यही बन जाएगी इक्वल टू 0। तो मेरी 13 इक्वेशन है। फिर मैं इक्वेशन 13 और जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन निकली हुई थी यहाँ पर, ये देखो मेरी फर्स्ट इक्वेशन निकली थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। और 13 इक्वेशन मेरी निकली है एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू माइनस 2xt इंटू ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम ए सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो 13 इक्वेशन की थी इन दोनों के हम कोफिशिएंट्स को जो है कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हमने एक तरफ जो है इसका कोफिशिएंट लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। हम इसको लिख एक साइड जो है हमने इसका कोफिशिएंट लिख दिया कि इसका कोफिशिएंट जो है 1 है। एक तरफ हमने 13 इक्वेशन का कोफिशिएंट लिखा एक्स का और एक तरफ हमने जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको लिखा। दूसरी साइड हमने 13 जो हमारा 13 इक्वेशन का वाई स्क्वायर का टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट निकला था हमारे पास टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर उसको लिखा। और दूसरी तरफ जो है मैंने जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन का वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट था मैंने उसको लिख दिया। तो यहाँ पर मेरी फाइनल इक्वेशंस ये आ जाती है। दूसरी साइड भी मैंने यही किया, नीचे भी मैंने जो है नीचे भी जो है मैंने 2xt का कोफिशिएंट लिखा और उस टर्म का भी वही लिखा। वहाँ पे मेरा कोई कोफिशिएंट नहीं था तो वो 0 आ गई। मेरी इक्वेशन आ गई 14 15 16। फिर मैंने इक्वेशन जो है 15 ली, उसमें जो है मैंने लिखा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। वहाँ से मैंने देखो यहाँ पर देखो मैंने ए स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा मेरा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्यों बचा। आप देखो जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो फिर से मेरे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सी स्क्वायर भी आ जाएगा। देखो इससे ये कट के देखो जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये टर्म आ जाती है। मैं इसकी जो है इससे हम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाती है ए स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कट जाता है तो मेरे फाइनल रिजल्ट फिर से यही इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे मेरे सी से सी स्क्वायर कट जाता है, फिर मेरे पास यहाँ पे बच जाता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ जाके वो अंडर रूट बन गया। फिर मैंने इक्वेशन जो है अपनी 16 ली,
16 में जो है मैंने सबसे पहले यहाँ पे ए को कॉमन निकाला, तो मेरे पास बनता है ए वी प्लस एम सी स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है मैंने इसको ए को उस तरफ ले जाई तो बन गया मेरा 0 तो ये मेरा होता है इक्वल टू 0 ही। फिर मैं जो है ए वी को जो इस साइड लेगी, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड लेगी तो बन गया मेरा नेगेटिव ए वी। यहाँ पे जो है मेरा सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाके वो जो है डिवाइड करेगा। फिर मैं यहाँ पे जब देखो यहाँ पे ए आ रहा है तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो मैंने ए की वैल्यू पुट की तो मेरे जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर जो है मेरी ए की वैल्यू पुट करने के बाद एम निकलता है मेरा माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर जो पीछे ए की वैल्यू निकली हुई थी, ये ए की वैल्यू, इस ए की वैल्यू, ये जो मेरी ए की वैल्यू निकली हुई थी इसको मैं पुट करती हूँ इक्वेशन 11 जो मेरी निकली थी, इक्वेशन 11 जो मेरी निकली थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा निकल था एक्स डैश इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वी टी। यहाँ पे मैं जो है ए की वैल्यू पुट करती हूँ, ए की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे मेरा आंसर जो है आ जाता है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अंडर ए माइनस वी स्क्वायर। देखो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे हमने ये हमारे पास 11th इक्वेशन थी कि हमारी, और यहाँ पे मैंने एक्स डैश ए की वैल्यू पुट की तो मेरा एक अपोन में था ना, तो अपोन आगे ये मेरे ऊपर रह गया। उसके बाद जो है मैंने जो मेरी एम की वैल्यू दी हुई है इसको मैंने पुट किया 12 इक्वेशन में। मेरे पास 12 इक्वेशन दी हुई है, ये देखो 12 इक्वेशन थी मेरी टी डैश इक्वल टू एम एक्स प्लस ए टी। यहाँ पे मैंने एम और ए दोनों, यहाँ पे एम और ए दोनों दिए तो दोनों की वैल्यू जो है मैंने पुट की, तो जब मेरा आंसर ये आ गया। आप देखो यहाँ पे मेरी पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है, तो आपको पता है पॉजिटिव जो है हम पहले लिखते हैं और नेगेटिव हम बाद में लिखते हैं। फिर इनको हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आ गया। उसके बाद जो है हमने बोला कि जो हमारी ये एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश टी डैश निकली, ये मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये मेरी कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और मेरी इक्वेशन आ गई 17। फिर मैंने बोला कि दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अगर मुझे जो है एस और एस डैश, अगर मुझे एस और एस डैश फ्रेम का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इफ वी फाइंड द रिलेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट इन फ्रेम एस इन टर्म ऑफ दोज इन एस डैश, मतलब मुझे अगर एस और एस डैश के कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन फाइंड करना है तो मुझे जो है जहाँ माइनस वी, जो मेरा वी है उसकी जगह जो है मुझे माइनस वी पुट करना पड़ेगा, मतलब जहाँ जहाँ मेरा वी है वहाँ पे मुझे माइनस वी पुट करना पड़ेगा। तो मेरी जो है इक्वेशन आते हैं कुछ इस प्रकार से। अब देख सकते हो कि जहाँ पे मेरा वी था वहाँ पे मैंने वी माइनस वी पुट किया। आप देखो अब यहाँ पे एक माइनस पहले से था, एक मैंने इसका माइनस पुट किया तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव बन गया। आप एक चीज़ देख सकते हो, जब हम जो है कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं तो मेरा जो एक्स डैश था वो मेरा एक्स बन जाता है, और जो मेरा एक्स था वो मेरा एक्स डैश बन जाता है, मतलब एक्स वाली चीज़ें एक्स डैश में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो सिंपल चीज़ें थी वो मतलब जो सिंपल चीज़ें थी वो डैश में कन्वर्ट हो जाएगी, जो डैश वाली चीज़ें थी वो सिंपल में कन्वर्ट हो। आप देख सकते हो यहाँ वाई डैश इक्वल टू वाई है तो यहाँ पे मेरा वाई इज इक्वल टू वाई डैश हो गया। वैसे ही जेड इज इक्वल टू डैश डैश, यहाँ पे जेड डैश इक्वल टू जेड था, वैसे ही टी यहाँ पे। उसके बाद जो है हमने बोला जो मेरी 18 इक्वेशन निकली पीछे, ये वाली जो 18 इक्वेशन निकली ये जो है मेरी है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फिर हम बोलते हैं कि जो मेरा v है वो बहुत ही छोटा है c से, तो v अपॉन सी जो है हमारा 0 हो जाता है। फिर v अपॉन सी को हम जो है 0 पुट करेंगे, तो v अपॉन सी को 0 पुट करने के बाद जो हमारी लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगी, मतलब देखो जहाँ जहाँ पे मेरा v अपॉन सी है वहाँ पे मैं 0 पुट करूँगी। अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे v अपॉन से यहाँ पे 0 पुट किया, तो मेरी जो x डैश आएगा वो मेरा आएगा x माइनस वी टी, वाई डैश तो y होगा, z डैश z होगा, t डैश में देखो यहाँ पे मैंने अगर 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आएगा t। थैंक यू। तो इस टॉपिक से नोट्स चाहिए तो मैंने नोट्स का PDF बना के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।